तो जब ये तय हो गया कि दोनों ही गुटों के बीच में युद्ध होना तय है, तो दोनों ही वर्गों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों ही सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध को हम जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। और ये युद्ध हुआ था 18 जुलाई 1576 को। तो 18 जुलाई 1576 को दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने पहुंच गई। कहां पर? हल्दी घाटी वाले क्षेत्र में, जो एक रणभूमि थी, जो एक युद्ध क्षेत्र था। अगर हल्दी घाटी की बात करें तो आज के समय हल्दी घाटी गोगुंडा वाले क्षेत्र में, या फिर हम बोले ज्यादा अच्छे से राजसमंद जो राजस्थान में है वहां पर आता है। तो वहीं पर एक छोटा सा विलेज है हल्दी घाटी, जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था 18 जुलाई 1576 को, जब एक तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ थी अकबर की सेना। और अगर हम इन दोनों सेनाओं की तुलना करें तो अलग अलग बुकों में इनकी संख्या के बारे में अलग अलग बातें बताई गई है। कुछ बुकों में बोला गया है महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो लगभग 80,000 थी और अकबर की सेना 3,20,000 के लगभग थी। और कई बुकों में बोला है कि महाराणा प्रताप के पास लगभग 15 या 10,000 की सेना थी और अकबर के पास 80,000 की सेना थी। लेकिन इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक लिखी गई बदायूनी नामक एक लेखक के द्वारा, जिसमें भी उसने इस प्रकार से डिफरेंस की बात कही है या ये बातें बताई है। देखिए, लेकिन इतनी बात तय थी कि दोनों ही सेनाओं में काफी बड़ा डिफरेंस था, और जो रेशो था दोनों ही सेनाओं के सैनिकों के बीच में वो लगभग 1:4 का था। इट मींस अकबर की सेना के 4 सैनिक और महाराणा प्रताप की सेना का 1 सैनिक। क्लियर? फिर भी ये सेना टिकी रही, डटी रही, दबी नहीं, और जो है अपने जज्बे के साथ, अपने शौर्य के साथ सामना करती रही अकबर की सेना का। अगर हम युद्ध की बात करें तो दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वो लगभग एक ही दिन का युद्ध था। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक चला, लेकिन जो युद्ध था वो लगभग 6 आवर या कई जगहों पे 6 आवर लिखा है, यानी कि या तो 4 घंटे या 6 घंटे ही ये युद्ध चला था। क्लियर? अब देखिए, हम युद्ध की अगर बात करें तो शुरू के 2 घंटे में, स्टार्टिंग के 2 आवर में जो युद्ध था उसमें राजपूत सेनाओं ने मुगलों की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, उन्हें काफी तितर बितर कर दिया। और फिर जब मुगल सेना इकट्ठा हुई और फिर उन्होंने मिलकर अपने हाथियों के गुटों के या हाथियों के झुंड के द्वारा जब वो राजपूत सेना पर टूटे तो फिर कुछ नुकसान होना शुरू हुआ किसे? राजपूत फोर्स को। अब देखिए क्या हुआ आगे युद्ध के दौरान, युद्ध के समय पर क्या घटनाएं हुई। आसफ खान और मान सिंह के नेतृत्व में ये सेना लड़ रही थी और सबसे महत्वपूर्ण जो सेनापति था वो था मान सिंह। इस सेना को लीड कौन कर रहा था? इस सेना को लीड कर रहा था मान सिंह, जो कहां से बिलोंग करता था? आमेर से। तो मान सिंह, आसफ खान और एक और व्यक्ति हुआ करता था बहलोल खान। इस सेना के कुछ इंपोर्टेंट लोग ये लोग थे, और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उनके नाम मैंने अभी आप लोगों को बताए। अब देखिए, जब ये युद्ध चल रहा था तो इसी युद्ध के समय पर या इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अपना जो टारगेट रखा वो किसे रखा? बहलोल खान को। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि बहलोल खान जो एक काफी बलशाली और काफी दमदार सैनिक हुआ करता था, काफी दमदार और एक बड़े पद पर हुआ करता था अकबर की सेना में। जब महाराणा प्रताप ने उसे टारगेट किया तो महाराणा प्रताप ने उसे अपनी तलवार के एक ही बार में उसके हॉर्स, उसके घोड़े सहित ही क्या कर दिया? काट दिया। इट मींस कि महाराणा प्रताप के एक ही बार में बहलोल खान और उसके घोड़े की क्या हो गई? जान चली गई, और उन्हें बीच में से क्या कर दिया गया? काट दिया गया। देखिए, अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के पास जो पूरा जो उनका वजन हुआ करता था ना, उनके सारे जो आर्म्स थे, सारे के सारे जो हथियार थे और जो वो आर्मर वो पहना करते थे, उन सबको मिलाकर अगर हम बात करें उनके टोटल वेट की, तो वो हो जाता था 360 kg, लगभग 360 किलो का वजन वो अपने साथ क्या करते थे? कैरी कर रखते थे। अब इन 360 kg की अगर हम बात करें तो इसमें 80 किलो का उनका एक भाला ही हुआ करता था, 80 kg का क्या हुआ करता था? उनका एक भाला हुआ करता था। क्लियर? इसके अलावा 208 kg की, 208 किलो की उनकी 2 शॉर्ट्स हुआ करती थी, इट मींस 2 तलवारें हुआ करती थी। क्लियर? तो 208 किलो की 2 तलवारें हुआ करती थी और 80 किलो का उनका एक भाला हुआ करता था, और जो उनका आर्मर था, जो कवच था, अगर हम उसकी बात करें तो वो लगभग 72 kg का हुआ करता था। और अगर हम इन सबको मिला दें तो लगभग हो जाएगा कितना? 360 kg। और अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो वजन था, जो वेट था, वो लगभग 110 किलो हुआ करता था, और उनकी जो हाइट थी वो लगभग 7.5 फीट हुआ करती थी। तो 7.5 फीट के महाराणा प्रताप, जिनका वजन था 110 किलो और वो अपने साथ कैरी करते थे 360 kg का वेट, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तलवार ही इतनी भारी थी, इतनी भरकम थी, और कितने ताकतवर और कितने बलशाली रहे होंगे महाराणा प्रताप की उन्होंने एक ही बार में
एक ही बार में अकबर की सेना के एक महत्वपूर्ण सेनापति, एक महत्वपूर्ण पोस्ट के सेनापति बहलोल खान को मार डाला, उनके हॉर्स, उनके घोड़े सहित ही। क्लियर? ठीक है। अब इसी दौरान जब ये युद्ध चल रहा था तो अकबर को, चूंकि महाराणा प्रताप को पता था कि उनके पास इतनी सेना नहीं है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है और इतने साजो सामान नहीं है कि वो ज्यादा समय तक युद्ध लड़ पाएंगे किससे, अकबर की सेना से। तो उन्होंने टारगेट किया किसे, मान सिंह को। किसे टारगेट किया, मान सिंह, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेनापति था अकबर की सेना का, और उन्होंने अपना लक्ष्य, अपना टारगेट बनाते हुए अटैक किया मान सिंह पर। और ध्यान रखिए, मान सिंह ही आया था महाराणा प्रताप के पास आखिरी में डील करने के लिए, ट्रीटी या स्वाधीनता एक्सेप्ट कराने के लिए। तब महाराणा प्रताप ने अपना टारगेट बनाया मान सिंह को और अपने हॉर्स, और आप सभी लोग जानते होंगे महाराणा प्रताप का एक महान घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था चेतक। और चेतक को जैसे ही उन्होंने इशारा किया, चेतक गया मान सिंह के हाथी के पास। देखिए, चेतक की अगर बात की जाए ना, तो आपने कोई भी अगर पिक देखी हो महाराणा प्रताप की, तो उस पिक में आप लोगों को चेतक जरूर दिखा होगा। और चेतक जो हॉर्स था, उसके सामने, उसके माउथ, उसके मुंह के सामने एक मुकुट लगाया जाता था, एक मुखोटा लगाया जाता था, किसका, हाथी का। तो उसी के माउथ पर, उसी के मुंह पर एक मुखोटा होता था हाथी का, ताकि कि बाकी के जो हाथी हैं या जो हाथी हैं उनको धोखा दिया जा सके। तो जैसे ही चेतक को इशारा मिला, चेतक आगे बढ़ा किसके हाथी के पास, मानसिंह के हाथी के पास, और अपने पीछे के दो पैरों के बल पर खड़ा होकर उसने अपने आगे के दो पैर गड़ा दिए या रख दिए मानसिंह के हाथी के दांतों के पास। और उस इंस्टेंट से टाइम में, उस छोटे से समय में ही अकबर ने अपना निशाना, अपना भाला फेंका किसके ऊपर, मानसिंह के ऊपर। महाराणा प्रताप ने अपना जो भाला था वो फेंका किसके ऊपर, मानसिंह के ऊपर। लेकिन मानसिंह भी काफी चालाक या समझदार था, क्योंकि मानसिंह भी एक सैनिक था या एक शासक था। और उसी समय जब भाला फेंका गया महाराणा प्रताप के द्वारा, उसी समय पर, उसी इंस्टेंट टाइम पर जो मानसिंह था वो साइड हो गया, बाजू हट गया, और जो भाला था वो उस हाथी को जो चलाने वाला व्यक्ति था महावत, उसको लग गया और मानसिंह बच गया। अब जब मानसिंह बच गया, क्योंकि उसके बाद जब हाथी ने हलचल की और उस हाथी की हलचल के कारण जो चेतक है वो नीचे की तरफ उतरा, उसी समय क्या हुआ करता था, उस समय पर हाथियों की जो सूंड थी, हाथियों की सूंड पर कटार लगा दी जाती थी, और उसी हाथी की सूंड की जो कटार थी उसकी चोट लगी किसे, चेतक को। तो चेतक को एक चोट लग गई पैर में उस कटार के कारण जो उस हाथी के सूंड पे लगी हुई होती थी। और चूंकि सूंड पर कटार लगा दी जाती थी ताकि कि कोई भी सैनिक अगर हाथी के पास आए तो हाथी उनको क्या कर दे, मारता हुआ चला जाए। अब इस समय पर क्या हुआ कि इसी समय पर महाराणा प्रताप को भी काफी चोट आ गई, और उसी समय पर उनके जो हॉर्स थे, उनका जो हॉर्स था जिसका नाम था चेतक, जो नीले रंग का हॉर्स हुआ करता था जिस पर हाथी का मुकुट लगा हुआ करता था, वो दोनों ही क्या हो गए, घायल हो गए। इस स्थिति में, इस कंडीशन में काफी अजीब स्थिति बन गई, काफी परेशानी वाली स्थिति बन गई। लेकिन इसी समय पर महाराणा प्रताप की ही तरह दिखने वाला एक अन्य राजपूत सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था झाला। तो झाला नामक एक दूसरा व्यक्ति या एक दूसरा सैनिक जो महाराणा प्रताप की ही तरह हूबहू दिखा करता था, उसने महाराणा प्रताप के सारे आर्मर, सारे राजचिन्ह अपना पहने और वो एक अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ताकि कि एक प्रकार से धोखा दिया जा सके किसे, मुगल फोर्स को, और साथ ही राजपूत फोर्स को भी ये ना लगे कि महाराणा प्रताप जख्मी हो गए हैं और वो युद्ध छोड़कर या युद्ध क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों ही सेनाओं के अंदर ये बात बनी रही कि महाराणा प्रताप वहीं पर है। तो उन्हीं की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था झाला, वो महाराणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ता रहा और उसने भी काफी बलिदान दिया इस युद्ध में। अब महाराणा प्रताप को जब चोट लगी और उसी समय चेतक को भी चोट लगी, और चेतक ने लेकिन फिर भी अपनी बहादुरी और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप को उस क्षेत्र से वो बचाकर एक दूसरे क्षेत्र में लेकर गया। और आप लोग समझ सकते हैं कि उसका एक पैर पूरी तरह से जो है वो चोट से ग्रस्त था या पूरी तरह से वो समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। फिर भी अपने स्वामी को, अपने मालिक को लेकर वो जाता रहा, और जब वो कई किलोमीटर दूर चला गया, इसी बीच में एक बरसाती नाला आया, और उस बरसाती नाले की जो चौड़ाई थी वो लगभग बताई जाती है 22 फीट के लगभग थी, और 22 फीट का इस नाले को चेतक ने एक ही बार में क्या कर दिया, पार कर दिया। लेकिन
वो आखिरी साथ साबित हुआ, वो आखिरी सहायता साबित हुई चेतक की, किसके लिए? महाराणा प्रताप के लिए। तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि राणा ने सोचा इस पार और चेतक था उस पार। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी हमेशा। ये कहावत इसी घटना को लेकर कही जाती है कि जब राणा इस साइड पे थे अपने हॉर्स पर और एक ही पल में चेतक ने उस नाले को पार कर दिया, जो कि लगभग कितने फीट का माना जाता है? 22 फीट का, जो कि एक बरसाती नाला था। लेकिन उस साइड पहुंचते ही कुछ ही पल में चेतक की मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि अपने प्रिय हॉर्स, अपने फेवरेट घोड़े की मृत्यु पर महाराणा प्रताप काफी रोए और उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने उसी स्थान पर उनका चेतक का क्या किया, जो है अंतिम संस्कार भी किया। क्लियर? इसी समय पर एक घटना और मैं आप लोगों को बता दूं, महाराणा प्रताप का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था शक्ति सिंह। एक भाई जगमाल सिंह था, जगमाल सिंह, और एक भाई था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह मिल चुका था किसके साथ? मुगल फोर्स के साथ। और शक्ति सिंह ने ही सारे सीक्रेट, सारे रूट्स, सारे पाथ, सारे पासेस बता दिए थे। जो सीक्रेट रास्ते थे वो बता दिए थे किसे? अकबर की सेना को। और उसी ने बता दिया था कि किस तरह से महाराणा प्रताप को हराया जा सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह से एक जानवर, एक घोड़ा स्वामी भक्ति दिखा रहा है, देशभक्ति दिखा रहा है, और हम तो इंसान हैं और हमने इतनी बड़ी जो है मिस्टेक की है, इतनी बड़ी गलती की है, तब उसे अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसने अपने भाई यानी महाराणा प्रताप के पास आकर क्षमा मांगी और उनकी हेल्प करना शुरू किया। क्लियर? ठीक है। तो अच्छा, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी हुआ करता था, समझ गए? उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक हाथी भी था। ठीक है। अब क्या हुआ आगे? चूंकि युद्ध की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो लगभग युद्ध में क्या हो चुकी थी, या जो इंपोर्टेंट फोर्स के लोग थे वो वहां से निकल चुके थे। यानी अगर हम बात करें युद्ध के परिणाम की, तो हम ना तो ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप हारे हैं और ना जीते हैं, और ना अकबर हारा है ना अकबर जीता है, क्योंकि टारगेट था महाराणा प्रताप को पकड़ना, उनसे दास्ता स्वीकार करना। चूंकि महाराणा प्रताप ने दास्ता स्वीकार नहीं की है, वो कहीं दूर चले गए हैं, कहीं दूर जाकर छिपकर रहने लगे हैं, किसी पहाड़ों पर, जंगलों में, पहाड़ियों पर। क्लियर? और वो छुपे रहे, डटे रहे, अकेले अपने परिवार के साथ भूखे प्यासे इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो टिके रहे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भूखा भी रहना पड़ा और कई बार उन्हें घास की रोटियां भी खानी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की स्वाधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, या अधीनता स्वीकार नहीं की। एक प्रकार से छुपकर रहते रहे, छुपकर वो जीवन जीते रहे अपने परिवार के साथ, विपरीत परिस्थितियों में, कम चीजों में, कम साधनों में, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अब इसी बीच जब उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसी बीच उनकी हेल्प की किसने? भामाशाह ने। जो अभी मैंने बताया था, भामाशाह जो उनके एक काफी प्रिय मित्र थे, उनके सलाहकार थे, उनके एक अच्छे दोस्त थे। जब वो इन पहाड़ियों पर घूम रहे थे या पहाड़ियों पर जब वो रह रहे थे, उसी समय भामाशाह उनसे मिलने आए। भामाशाह की बात की जाए तो कोई राजा नहीं थे, कोई शासक नहीं थे, लेकिन वो एक काफी अमीर व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि वो एक व्यापारी थे, एक जैन थे, और काफी पैसा उनके पास इकट्ठा था, और वो एक काफी धनवान या एक अमीर व्यक्ति थे। और भामाशाह महाराणा प्रताप के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वो सारी जमा पूंजी मैं आपको देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्यों आप मुझे सारी संपत्ति देना चाहते हैं? तो भामाशाह ने कहा कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, वो उस चीज से प्रभावित होकर, और मुझे लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे, आपके अंदर वो लायकियत है, आपके अंदर एक जज्बा है कि आप पुनः अपने स्टेट को, अपने राज्य को, अपने देश को सिक्योर कर पाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि भामाशाह ने इतनी संपत्ति दी कि उस संपत्ति से लगभग 12 साल तक 25,000 सैनिकों की सेना को मेंटेन किया जा सकता था। और इसी सेना के दम पर, इसी सेना के बल पर, या इसी धन के बल पर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को डबल से संगठित किया, अपना राज्य डबल से स्टेब्लिश करने की कोशिश की। और इस बीच में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई चावंड या चावंड को। तो उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी किसे? चावंड। चावंड में उन्होंने अपनी राजधानी स्टेब्लिश की। क्लियर? और चावंड की अगर बात की जाए तो ये मेवाड़ वाले रीजन में ही आता है, राजसमंद वाले क्षेत्र में ही आता है चावंड। यहां पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की, जिस समय वो एक प्रकार से भटक रहे थे पहाड़ियों पर या जंगलों में, वहां पर।
और धीरे धीरे अपनी आर्मी को स्टेब्लिश करने के बाद लगभग उन्होंने 40,000 की आर्मी स्टेब्लिश कर ली धीरे धीरे। और फिर जब मुगलिया सेना या अकबर का जो ध्यान था, अकबर की जो सेना का ध्यान था, वो इधर वाले क्षेत्र से हटकर किसी दूसरे क्षेत्र में मुड़ गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1579 के अप्रोक्स क्या हुआ कि कुछ रिवोल्ट या कुछ विवाद होना शुरू हुए बंगाल और बिहार वाले क्षेत्रों में। बंगाल और बिहार के रूलर्स ने अकबर के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो अकबर की जो मुगलियाई फोर्स थी वो उस डायरेक्शन में चली गई। और इस बीच अच्छा मौका मिल गया किसे, महाराणा प्रताप को, अपने स्टेट को, अपनी आर्मी को रीस्टेब्लिश करने का, यूनियनाइज्ड करने का। और इसी दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी आर्मी को रीस्टेब्लिश किया, अपने स्टेट को पुनः रिकैप्चर किया और कुंभलगढ़ और मेवाड़ का सारा रीजन जो उनके क्षेत्र में था उसे वापस क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। एक प्रकार से पुनः उन्होंने अपनी सारी स्थिति क्या कर ली, स्टेब्लिश कर ली। ये काफी महान, एक काफी महत्वपूर्ण बात है। एक ये जो जज्बा था वो महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा में ही था, इसीलिए महाराणा प्रताप का इतना सम्मान और इज्जत की जाती है इंडिया में। देखिए, अगर हम इनकी बात करें मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, किसी के द्वारा इनकी हत्या नहीं की गई थी। ये एक बार शिकार करने के लिए जा रहे थे या शिकार की तैयारी कर रहे थे, तो उसी शिकार की तैयारी के दौरान जब ये अपने धनुष पर प्रचंड चढ़ा रहे थे, तो उसी के कारण या उसकी चोट के कारण ही इन्हें एक चोट लग गई और उसी कारण ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर? तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन्हें नहीं मारा गया है, इनकी मृत्यु एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और एक राजा की तरह, एक शासक की तरह एक अच्छा जीवन इन्होंने व्यतीत किया और एक सम्मान पूर्वक ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, चावंड में ही क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक स्टोरी, एक कहानी मैंने आप लोगों को बताई। अब हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे महाराणा प्रताप के ऊपर। चलिएगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, कुछ खास तथ्यों के बारे में जो एग्जाम में आने के जिसके चांस हो सकते हैं या जो आने के चांस हों। सबसे पहली बात तो हम इनके रूलिंग टाइम या शासनकाल की बात करें, तो इनका जो शासनकाल था वो शुरू हुआ था 1572 को। 1 मार्च 1572 को ही इनका राज्याभिषेक हुआ और तब से लेकर 19 जनवरी 1597 जब इनकी मृत्यु हुई तब तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो पहली बात आ जाती है कि शासनकाल कब से कब तक का था। तो यहाँ पे ईयर वाइज में बता दूं, 1572 से लेकर 1597 तक। क्लियर? 1 मार्च 1572 से 19 जनवरी 1597। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जहाँ के ये रूलर थे, जहाँ से ये शासन करते थे, वो राज्य माना जाता है, वो राज्य कहा जाता है मेवाड़। और आज का जो मेवाड़ है, अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो आज का जो मेवाड़ है उसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो और जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो आते हैं राजसमंद और साथ ही खुद मेवाड़ की कैपिटल इट मीन चित्तौड़। चित्तौड़ ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कहां पर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए, अगर हम बात करें राज्य कौन सा है, तो राज्य क्या होगा, मेवाड़। और अगर राजधानी या कैपिटल की बात पूछी जाए तो कैपिटल हम सभी को पता है, इतनी देर से हम इस डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कैपिटल हुआ करती थी चित्तौड़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है, बर्थ कब हुआ है। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई को 9 मई को इनका जन्म हुआ था 1540 में। कहां पर जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ का किला जो था, जो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। राणा कुंभा हमने पढ़े हैं, इसी वंश में 5वें जो शासक थे वो थे राणा कुंभा। और राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था कुंभलगढ़ का किला।
उसी कुंभलगढ़ के किले में जन्म हुआ था किसका? महाराणा प्रताप का। कुंभलगढ़ का किला जो सबसे हाईएस्ट फोर्ट माना जाता है पूरे राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और जन्म के बाद आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है, डेथ कब हुई है। तो अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 1597 में। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 1 मार्च 1572 को। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। इनकी जो माँ थी, इनकी जो मदर थी, अगर हम बात करें मदर या माँ का नाम, हालांकि इनके पिता का नाम आप लोगों को पता है उदय सिंह। इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह द्वितीय। और उनके पिता ने कई विवाह किए थे, कई उनकी रानियां थी। सबसे पहली या सबसे मुख्य, सबसे बड़ी जो रानी थी वो थी जयवंता बाई। तो जयवंता बाई ही माँ थी या मदर थी किसकी? महाराणा प्रताप की। जयवंता बाई इज द मदर ऑफ महाराणा प्रताप। और अगर हम बात करें उदय सिंह की ही सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा जो प्रिय पत्नी थी, सबसे ज्यादा जो फेवरेबल वाइफ हुआ करती थी उदय सिंह की, वो हुआ करती थी धीरबाई भट्टियानी। और धीरबाई भट्टियानी का एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल या जगमल। जगमाल जो महाराणा प्रताप का ही एक सौतेला भाई था, एक क्या था, उन्हीं का एक भाई था जिसने एक प्रकार से जो राजा बनना चाहता था, जो चाहता था कि महाराणा प्रताप के स्थान पर वह शासक बने। लेकिन महाराणा प्रताप ने के जो जितने भी सामंत थे, जितने भी सरदार थे, वो ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप को ही अगला शासक बनाया जाए। और फाइनली महाराणा प्रताप ही क्या हुए? अगले शासक बने। महाराणा प्रताप ने अकबर या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। समझ गए? ये बात हमें पता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर या मुगलों की स्वाधीनता या सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और अकबर के बार बार संदेश भेजने पर भी, बार बार राजाओं को या राजदूतों को भेजने पर भी, बार बार बड़ी बड़ी भेंट भेज देने पर भी महाराणा प्रताप ने हर बार उन्हें क्या कर दिया? लौटा दिया। हर बार मना कर दिया, डिनाई कर दिया। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद उसी के फलस्वरूप फिर एक युद्ध लड़ा गया दोनों के बीच में, जिसे हम बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 18 जून होगा, यहाँ पे जुलाई नहीं होगा, 18 जून है ना। अगर मैंने कहीं जुलाई बोला हो या लिखा हो तो वो गलत है। 18 जून 1576 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप के पास कई राजदूत भेजे गए, कई दूत भेजे गए और कोशिश की गई महाराणा प्रताप को मनाने की कि किसी तरह से वो सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ले, तो उनके नाम हम बता दें कि कौन कौन लोगों को भेजा गया। तो सबसे पहला नाम आता है जलाल खान, फिर आते हैं भगवान दास, भगवान दास के बाद आते हैं राजा टोडरमल या टोडरमल, और सबसे आखिरी में भेजा गया था मान सिंह को। हालांकि अलग अलग बुकों में ये नाम 5, 6 या 8 लोगों के नाम भी बताए गए हैं, पर हम यहाँ पे 4 नाम याद रखें। ठीक है। इसके बाद जब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की तैयारी करना शुरू की, अपनी आर्मी को स्टेब्लिश करना शुरू किया, तो इनकी आर्मी में, इनकी सेना में, समझ गए, महाराणा प्रताप की सेना। तो ये तो हो गया हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। और इसी युद्ध के लिए जब महाराणा प्रताप ने अपनी आर्मी या सेना बनाना शुरू किया, तो इनकी आर्मी में कुछ खास लोग थे। जैसे सबसे पहला नाम है राणा पुंजा या राजा पुंजा भी कहा जाता है। राणा पुंजा या राजा पूजा, राजा पुंजा। राणा पुंजा भीलों के सरदार थे और भीलों के एक बहुत बड़े सरदार थे, और इन्हें महाराणा प्रताप ने सबसे पहले शासक यानी बप्पा रावल की तलवार दिखाकर, उसकी दुहाई देकर अपनी ओर क्या कर लिया था, मिला लिया था। और उन्हें कहा गया था कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे पूर्वजों का क्षेत्र है और हमने कभी भी किसी भी शासक की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की है। तो इस तरह से एक व्यक्ति रहे हैं राणा पुंजा जो भीलों के सरदार थे, और वो महाराणा प्रताप की सेना में क्या हुए, शामिल हुए। इसके अलावा एक नाम ध्यान रखिएगा, हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी की बात की जाए
तो ये जो सूर डायनेस्टी हुआ करती थी, शेरशाह सूरी का जो वंश हुआ करता था, उसी के वंशज थे हकीम खान सूरी, जो लोग रूल किया करते थे कहाँ पर, बिहार के सासाराम में। और जब उन्हें पता चला कि महाराणा प्रताप को एक सेना की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है, तो ये लोग आ गए बिहार से, समझ गए, बिहार के सासाराम से लगभग 1000 अफगानी सैनिकों की सेना लेकर महाराणा प्रताप के राज्य में पहुंची। और तीसरा नाम अगर हम बात करें इस सेना में, तो एक नाम आता है जो है झालामान या झाला। और अभी मैंने बताया आप लोगों को कि झाला या झालामान नाम से महाराणा प्रताप की सेना में एक सैनिक हुआ करता था, जो एज इट इज हूबहू महाराणा प्रताप की तरह ही क्या होता था, दिखता था। और जब महाराणा प्रताप को काफी चोट लगी और उनके होर्स यानी कि चेतक को भी चोट लगी, तब झालामान ही महाराणा प्रताप के पास गया और उसने महाराणा प्रताप से जो राज चिन्ह थे, जो उनके आर्मर थे, वो सारे जो मुकुट हुआ करते थे वो ले लिए और उन्होंने उनसे कहा कि हुजूर आप यहाँ से दूर चले जाइए या एक सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। और मुगल आर्मी को, मुगल सेना को कंफ्यूजन में बनाए रखा, किसने, झालामान ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, राणा पुंजा या राजा पुंजा की बात की करें तो वो भीलों के एक बड़े क्या थे, सरदार थे। और इस समय पर उन्होंने काफी बहादुरी और देशभक्ति दिखाई है, क्योंकि मुगलों की बात की जाए ना, तो मुगलों ने इन्हें लालच दिया था, किस बात का, कि हम तुम्हें इस पूरे रीजन का स्वामी बना देंगे और तुम्हारे रीजन को और बढ़ा भी देंगे, समझ गए, और साथ ही तुम्हें कई सारी भेंट दी जाएगी, कई सारा स्वर्ण या चांदी दी जाएगी। बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे देशभक्ति दिखाई है और इस लालच में वो नहीं आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह के महान लोगों के साथ जुड़े हुए होने के कारण ही महाराणा प्रताप इतने महान शासक बन पाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के हॉर्स की या घोड़े की, तो सभी लोग जानते हैं महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था उसका नाम था चेतक। और चेतक की बात की जाए तो कोई एक आम हॉर्स या एक साधारण घोड़ा नहीं कहा जा सकता है चेतक को। चेतक की बात की जाए तो ये नीले रंग का हॉर्स था, नीले रंग का घोड़ा था, जो ईरानी मूल का था, समझ गए, क्योंकि इंडिया में अरबी घोड़े चला करते थे। इंडिया में ज्यादातर घोड़े कौन से थे, अरबी। लेकिन ये जो हॉर्स था, ये कौन सा हॉर्स था, ईरानी मूल का हॉर्स था। देखिए, भारत में हॉर्स आए ही कहां से थे, अरबियों से। जब अरबी अटैक होना शुरू हुए तब भारत में हॉर्स का ज्यादा जो है आगमन हुआ। और हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम को ही इसके पीछे का व्यक्ति माना जाता है, उसी का योगदान है कि भारत में खजूर की खेती और हॉर्स डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो क्या बता रहे हैं, चेतक जो कि एक नीले रंग का घोड़ा था और एक अद्वितीय घोड़ा था, हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अद्वितीय स्वामी भक्ति और बुद्धिमत्ता का क्या किया है, परिचय दिया है। और अपने स्वामी यानी कि महाराणा प्रताप को एक सही समय पर अपने पैर में चोट लगने के बावजूद एक सुरक्षित स्थान पर क्या हुआ, लेकर गया था। और एक 22 फीट के बरसाती नाले को उसने एक ही बार में क्या कर दिया था, पार कर दिया था। क्लियर। चेतक की बात की जाए तो जब चेतक की मृत्यु हो गई तो चेतक का जो अंतिम संस्कार किया गया और उसकी समाधि बनाई गई। और चेतक की समाधि स्थित है हल्दी घाटी में ही, हल्दी घाटी के जो विलेज है, जो गांव है, वहीं पर इसकी क्या बनाई गई है, समाधि बनाई गई है। देखिए, अगर बात की जाए चेतक की, तो चेतक के मुंह के सामने हाथी का मुखौटा लगाया जाता था, ताकि कि जो हाथी है वो क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। इस उद्देश्य से इस हॉर्स के आगे एक मुखौटा लगाया जाता था। देखिए, इस तरह का हॉर्स, इस तरह की फुर्ती, इस तरह का फुर्तीला हॉर्स, इस तरह का समझदार हॉर्स अभी तक दूसरा कोई नहीं हुआ है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो उनका एक हाथी भी हुआ करता था जिसका नाम था राम प्रसाद या राजप्रसाद। तो राजप्रसाद या राम प्रसाद नाम से एक हाथी हुआ करता था महाराणा प्रताप को। और इस हाथी के बारे में कहा जाता है कि यह हाथी भी उस युद्ध में शामिल था और अकबर की सेना के 2 हाथियों को इसने क्या किया था, मार दिया था। और बाद में अकबर की सेना के लोगों ने इस हाथी को पकड़ लिया और अकबर के दरबार में लेकर गए या अकबर के शासन के क्षेत्र में लेकर गए। और वहां पर काफी कोशिश की गई, काफी ख्याल रखा गया इस हाथी का, लेकिन वो भी एक स्वामी भक्त था, उसके अंदर भी अपने स्वामी यानी कि महाराणा प्रताप के प्रति काफी भक्ति थी, काफी प्रेम था। तो जब वो दुश्मनों के क्षेत्र में गया तो काफी उसको काफी चीजें मिली, उसका काफी ध्यान रखा गया। बट
ऐसा कहा जाता है कि 28 दिनों तक उसने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, और भूखे प्यासे रहने के बाद 28 दिनों के बाद ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो हाथी भी, यानी वो हाथी और वो हॉर्स, वो घोड़ा भी कितना प्यार या कितना प्रेम करता था महाराणा प्रताप को, और ये ऐसे ही नहीं होता है। क्लियर? काफी कुछ किया होगा महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में इन जानवरों के प्रति भी, इसीलिए इतना सम्मान उनके अंदर था अपने मालिक के प्रति। अब हम तीसरी बात करते हैं, अगली बात करते हैं भामा शाह की। तो भामा शाह जिनके बारे में मैंने बताया है कि एक काफी अमीर व्यक्ति थे, काफी धनवान व्यक्ति थे मेवाड़ के, और इन्होंने एक ऐसे समय पर महाराणा प्रताप की हेल्प की है जिस समय पर उनके पास कुछ भी नहीं था, और जिस समय पर वो एक दिशा, उनके पास कोई दिशा ही नहीं थी, और वो जंगलों में पहाड़ियों पर घूम रहे थे, भटक रहे थे। उस समय पर उनकी हेल्प की, उनको अपनी सारी संपत्ति, सारी जमा पूंजी दे दी। किसने? भामा शाह ने। भामा शाह उनके मित्र थे, सहयोगी थे, सलाहकार थे, विश्वास पात्र थे, और बचपन से ही महाराणा प्रताप उनके साथ रहे हैं। महाराणा प्रताप उनके ऊपर आंख बंद करके भी क्या कर सकते थे, विश्वास कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी। उसका रीजन ये था कि उन्हें लगता है, या उन्होंने कहा महाराणा प्रताप को कि आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, वो एक सही लक्ष्य है, इसी के कारण मैं आपको ये सहयोग कर रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि आप एक दिन अपने राज्य को, अपने शासन को पुनः क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। इन्हीं सहयोग के बल पर, इन्हीं सारी चीजों के दम पर महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को पुनः क्या कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया या रिकैप्चर कर लिया। और फाइनली उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 19 जनवरी 1597 को, 56 ईयर की एज में, लगभग 56 वर्ष की उम्र में इनका क्या हुआ, निधन हुआ। और निधन का जो कारण था वो मैंने बताया कि शिकार के समय अपने ही धनुष से, अपने ही तीर से पर जब वो प्रचंड चढ़ा रहे थे, तभी उनको उस तीर के कारण चोट लग गई और उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। चलिए, तो हमने बात की यहाँ पे भारत के सबसे महान योद्धा की, या सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की, जिनके अंदर एक लीडर की काफी अच्छी क्वालिटी थी, काफी अच्छी लाइकियत थी। चलिए, अब हम बात करेंगे इसी डायनेस्टी के अगले रूलर की, और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उन्हीं का जो सबसे योग्य पुत्र या सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था अमर सिंह, वो अगला शासक बनेगा। तो हम बात करेंगे अमर सिंह के बारे में।